पार्टी का मेंबर भी है, मैं उससे गुजारिश करना चाहता हूँ वो तशरीफ लाए। अब मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ एक बार, सबसे पहले तकरीर से पहले एक बार मैं आजाद जी को गुजारिश करना चाहता हूँ वो अपने जितने अपने स्टेट से लोग आए हैं और उनकी जानकारी थोड़ा उनकी मतलब यहाँ पे देना चाहता हूँ। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सईद मुश्ताक अहमदपुर जो कश्मीर से है, तारिक सईद मुश्ताक आपके सामने कुछ दो बातों के सुबह रखते हैं तो बेशक आपने गुजारिश करता हूँ अपने भाई साहब और रामदास जी को सारे व्यक्ति जोरदार तालियां और उसके बाद में ये गुजारिश करता हूँ अपने सुल्तान जी को, इमरान सुल्तान जी को मैं जो संदेश की लतीफ मखदूम होंगे। उन्होंने बेटी को जन्मने से पहले मारना नहीं चाहिए, कुरान शरीफ के आधार पर एक छोटा पोस्टर उन्होंने डिजाइन किया। जब वो बच्ची मार दी जाएगी तो खुदा उससे ये जानेगा कि किसने इस पाप को किया है और उस पाप की सजा उसको जन्नत तो सवाल ही नहीं उठता है तो नरक यानी दोजख जैसी मिलेगी। उसके आधार पर उन्होंने एक पोस्टर डिजाइन किया है। अभी जब प्रेस हो रही थी तो उस प्रेस को कहते समय मैंने कहा भी था कि पूरी दुनिया की इंसानियत और इंसान एक बड़े शैतान के कब्जे में आ गया है। बेटी को जन्मने से पहले मारने लगा है, जन्मने के बाद वो 5 साल की है कि 85 साल की है उसको कत्ल करने और लूटने में लग गया है। ये बड़ा पाप है। अगर इस ऊपर से इंसानी कौम मुक्त हो जाए तो हम कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, नहीं तो हम वेट करेंगे हैप्पी न्यू ईयर कब मनाएंगे। और ये कहते हुए मैंने उनको कहा मेरी और आपकी इच्छा है कि हम पैदा हों, पैदा होने के लिए माँ चाहिए। अगर बेटी नहीं होगी तो माँ नहीं होगी, माँ नहीं होगी तो मैं और आप पैदा नहीं हो सकते। आदमी ने अपनी पैदाइश का दुश्मन नहीं होना चाहिए बल्कि दोस्त होना चाहिए। हम चाहते हैं सुखी फैमिली बने और अच्छा संसार बने, तो हर आदमी को एक बीवी की जरूरत है। अगर बेटी नहीं होगी तो बीवी नहीं मिलेगी, बीवी नहीं होगी तो सुखी परिवार नहीं होगा, मालिक का संसार नहीं होगा। आदमी ने अपने सुख का दुश्मन नहीं होना चाहिए। मालिक ने कहा है मेरी कायनात आगे आगे आती रहनी चाहिए। बेटी नहीं होगी तो मैं और आप जन्मेंगे नहीं, तो मालिक की खुदाई जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। जो मालिक की खुदाई में रोड़ा अटकाए, अपने परिवार और संसार का दुश्मन हो और अपने जन्म को रोक दे, वो आदमी इंसान नहीं शैतान और हैवान है। अब शैतान और हैवान को क्या सजा देनी चाहिए? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने तय किया था, 1 साल पहले एक पोस्टर रिलीज किया था। अभी महाराष्ट्र की ब्रांच एक पोस्टर बनाकर लाई है, जो मटेरियल आप सबको मिला है उसमें है। और इसी कार्यक्रम में
मंच के सब लोगों को मैं कहूँगा कि मिलकर इस पोस्टर को एक बार रिलीज कर दें। आइए, आपका ज़्यादा बड़ा काम आप बीच में आ जाइए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जो अनेक प्रोग्राम लिए हैं उसमें से एक प्रोग्राम ये भी है, बेटी बचाओ यानी बीवी बचाओ यानी माँ बचाओ यानी खुदा की खुदाई की इबादत करो। तो इसलिए बेटी बचाना यानी खुदा की खुदाई की सच्ची इबादत का रास्ता है। और इसलिए मैंने एक लाइन बोलते हुए इस लाइन के बोलते हुए कहा था, बेटा घर का चिराग है, बेटी घर की रोशनी है। रोशनी नहीं तो चिराग का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हमारे घर में रोशनी हो और हमारे घर से वतन में रोशनी हो, वतन से पूरी दुनिया में और खलकत में रोशनी हो। और इसलिए यह पोस्टर हमने रिलीज किया है। मैं कल बोलने वाला हूँ और केवल 2 बातें बोलूँगा, मैंने 2 बोल दी हैं और 2 छोटी सी इस समय में कहूँगा। हमने वतन की मोहब्बत की इस तहरीक के रूप में हम इकट्ठे हुए। अब इसके बाद से लेकर कल दोपहर तक कुछ लोकल मिसाइल और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आगे क्या क्या प्रोग्राम लेने चाहिए इसकी भी चर्चा चलेगी। हमारे रहने की खाने पीने की व्यवस्था यहीं पर है। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर और खूबसूरत प्रदर्शनी भी लगी। हमने उस प्रदर्शनी को देखना चाहिए। हो सकता है कि कुछ सुबह की चित्र नहीं पहुंचे होंगे तो वो प्रदर्शनी से बाहर रह गए, तो उनको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि लेट लतीफ जो है उसको कैसी सजा होती है। वो टाइम पर काम कर लेते तो प्रदर्शनी में उनकी शक्लें आ जाती। अब लेट लतीफ हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको परेशानी होगी। कहते हैं कि सभा में देर से जाओ तो अच्छी बात छूट जाती है, अच्छा काम करने में देरी कर दो अच्छा इंसान बनने से रह जाता है। कहते हैं कि समय पर करो और समय से थोड़ा पहले करो तो अच्छी बात छूटेगी नहीं और अच्छा इंसान बनने से रुकेंगे नहीं। तो आगे जो अपने प्रोग्राम होंगे हम उन सब में अटेंड करें ताकि प्रोग्रामों की श्रृंखला से हम सब कुछ ना कुछ सीखते चले जाएं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के प्रचारक हैं श्री रमेश पप्पा जी हैं कि चले गए तो अभी निकल गए हैं, थे उसमें। मैंने कहा आप सबसे परिचय हो जाता जो इस प्रोग्राम को करवाने में पीछे से कुछ मदद तरह से मैनेजमेंट में कर रहे हैं। हम यहाँ पर आए हैं और स्वाभाविक रूप से जिन सब्जेक्ट के लिए आए हैं तो हमने एक सफर किया और सफर में 3 बातें थी। एक बात थी कि मुसलमान हिंदुस्तानी था, है और रहेगा। हम इस हकीकत से पूरे मुसलमान को और हिंदुस्तान को आगाज करके उसके सामने इस बात को रखें। दूसरी बात थी हमें तालीम चाहिए। दीनी तालीम जैसे बताया इंसान बनाती है, दुनियावी तालीम तरक्की देती है, वतन से मोहब्बत की तालीम ईमान वाला बनाती है।
हम इंसान तरक्की वाले और ईमान वाले बनेंगे और पूरे मुल्क में इस रोशनी को लेकर जाएंगे। ये हमने एक अपने साथ बात जोड़ी, मांग कर नहीं, भिखारी बनकर नहीं, अपनी मेहनत से कमाने वाले बने। और इसलिए और जब तालीम होगी और मेहनत होगी तो रोजगार होगा, वो सरकारी के गैर सरकारी, तो फिर हम पिछड़े हुए नहीं, जलालत वाले नहीं, फसाद वाले नहीं। और इसलिए तीसरी बात तय की थी, इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है, मुसलमान दोस्ती और मोहब्बत का नाम है। तो इसलिए उस दोस्ती और मोहब्बत के नाम के पैगाम को कैसे पहुंचाना, मजहब अमन और सलामती का है, मुसलमान दोस्ती और मोहब्बत का नाम है। तो उसके लिए रास्ता कुरान शरीफ में से रसूल साहब ने बताया है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हर एक आदमी अपने अपने दीन पर चले और दूसरे के दीन की इज्जत करे तो मोहब्बत और भाईचारा आता है। अपने अपने मजहब पर चले और दूसरे की बुराई करे तो झगड़ा और फसाद आता है, खून और खराबा रहता है। तो इसलिए हिंदुस्तान ने जो तहजीब दुनिया को दी है कि हर एक अपने अपने मजहब पर चलो, दूसरे के मजहब की इज्जत करो, इसलिए आखिरी एक लाइन कहकर खत्म करूंगा, और वो ये कि अपना प्यारा वतन हिंदुस्तान और उस हिंदुस्तान का सिर और सरताज और ताज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दुनिया के अंदर का स्वर्ग, कहीं जन्नत है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। इसके बारे में जो रसूल साहब ने फरमाया वो ये फरमाया, और मदीना में हिजरत के समय में रात्रि के अंधकार की तन्हा और तन्हाई में मुझे हिंदुस्तान से सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं। इसका मतलब है कि जिन्होंने कश्मीर के अंदर से अपने रसूल को जो सुकून की ठंडी हवाएं देने वाला था, अगर उसमें फसाद हो रहा, उसमें उग्रवाद आतंकवाद हो रहा, तो वो खुदा के रास्ते पर चले कि शैतान के रास्ते पर चले। गलती से खुदा के रास्ते पर चलते चलते शैतान मिल गया, शैतान ने समझबाज दिखाए और वो शैतान के दोस्त बन गए। आप दूसरों को मारते रहे, स्वयं मरते चले। कहते हैं मालिक सबको रोटी देता है, शैतान रोटी छीनता है। मालिक सबको मुस्कुराहटें देता है, शैतान मुस्कुराहटें छीनता है। मालिक सबको जिंदगी देता है, शैतान सबकी जिंदगी छीनता है। अपने आप फैसला करना आसान है कि इस बंदूक ने और बम ने जिंदगी दी के छीनी, मुस्कुराहटें दी के छीनी, रोटी दी के छीनी। तो अगर हम कुरान शरीफ पर से फैसला करेंगे तो आसानी से फैसला हो जाएगा। शैतान के रास्ते से फैसला करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा शैतान होते चले जाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना और जिंदगी के सफर में चलना। तो मैं जानबूझकर दो बात कहूँगा। अभी ये फोटोग्राफर ढूंढते हैं, फोटो खींचते हैं और इनकी इच्छा होती है आपकी फोटो बड़ी खूबसूरत आए। कभी कभी आप इतने तनाव में, गुस्से में, परेशानी में होते हैं, उसको ये लगता है कि अगर फोटो ली तो फोटो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर बड़े प्यार से, बड़ा मुस्कुराकर, बड़े खास पोज में वो कहता है स्माइल प्लीज। आप 3 सेकंड के लिए हंसते हैं, वो बटन दबाता है, आपकी फोटो बड़ी खूबसूरत हो जाती है। 3 सेकंड हंसने पर अगर फोटो इतनी खूबसूरत हो सकती है, जिंदगी में अगर मुस्कुराना सीख लिया तो जिंदगी कितनी हंसी और खूबसूरत। आज के नजरिए पर एक कहानी सुनाकर खत्म कर दूंगा, वो जरूरी है। 2 महिलाएं हैं, एक ही खानदान की, दोनों को बेटा भी एक ही है, ज्यादा नहीं। दोनों के पास 100-100 रुपए थे
और दोनों ने अपने बेटों से एक ही तरह का काम करवाना था। एक का नाम मेनका गांधी है, उसका बेटा वरुण है। दूसरे का नाम सोनिया गांधी है, उसका बेटा राहुल। दोनों के हाथ में 100-100 रुपए थे और उन्होंने अपने बच्चों को 100-100 रुपए दिए। कहा ये 10 बाई 10 फीट का कमरा है, इसको इस 100 रुपए में कोई ऐसी चीज लाओ जिससे ये भर जाए। वरुण गांधी दौड़ा, रोटी कपड़ा मकान, गरीबी है, अनपढ़ता है, जलालत है, बड़ा खराब है, इसलिए कोई ऐसी चीज लाओ जिससे इन सब से मुसीबत से हट जाए। तो उसने ढेर सारे कागज खरीदे, ढेर सारी रुई खरीदी, ताकि सबको कपड़ा मिल जाए, सबको तालीम मिल सके, और लाकर उस कोठड़े में भरना शुरू किया। अब भरते भरते वो खर्चा 100 खत्म हो गया, कोठड़ी खाली रह गई थोड़ी सी। फिर राहुल की बारी आई, वो दौड़ा और उसने अकल दौड़ाई, 1 रुपए की मोमबत्ती लाई और लाकर उस कमरे में जलाई। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। लोग कहने लगे कमाल 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 कमाल, 1 रुपए में और सारा कमरा भर दिया। पर आप जैसे कुछ समझदार थे, उन्होंने कहा आंटी, सोनिया जी, भाई राहुल भाई, 1 रुपए में रोशनी तो कर दी, पर वो 99 रुपए कहाँ है? आपको समझ में आ गया होगा आज हिंदुस्तान किस रास्ते पर और कैसे रास्ते पर जा रहा है। तो इसलिए मैं आप सबको पहले सेशन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छे से हमने इसको संपन्न किया और इसमें आगे के सारे कार्यक्रमों के अंदर हम बहुत सी चीज़ों पर चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे। अभी आयोजक ही बताएंगे टाइम टेबल, पर मुझे लगता है कि आधा पौना घंटा अपने पास रिलैक्स होने के लिए रहेगा। फिर अगले सेशन के अंदर हम अगले सारे सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। आज एक और ही सेशन होना है, बाद में रात्रि में सेशन नहीं है, तो अपने पास थोड़ा बहुत घूमने फिरने, मार्केटिंग करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम रहेगा और तो भी मिलते जुलते रहेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों ने अच्छा संचालन किया। आप सबको ठीक रहने के लिए और बाकी सब व्यवस्था मिल जाए, इसकी चिंता कर लें और सेशन अटेंड करें, भागने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मौका मिला है खुदा की इबादत करने के लिए, मीटिंग में बैठने के लिए। आप अगर इससे बाहर निकले और बाजार में गए तो वहाँ आपको मालिक नहीं मिलेगा, वहाँ शैतान ही मिलेगा। फिर आप वहाँ से शैतान को लेकर इस सभा में आओगे तो पहली कोशिश करनी पड़ेगी कि आपकी शैतान से जो धागा जुड़ा है उससे मुक्ति कराई जाए, ताकि आप खुदा की इबादत में पक्के बने रहें। इसलिए जरा सावधानी से बाजार जाना, शैतान से दोस्ती करने के धंधे को मत करना। वहाँ थोड़ा धूमधाम लिए, रिलैक्स हो लिए, पर शैतान को घुसते समय कह देना भाई अपने आप को बहुत आसान काम है, 3 बार में काम खत्म हो जाता है। बीवी को नहीं कहना, पर शैतान को कहना तलाक तलाक तलाक, तो ये कंकाल का तलाक होता है। तो इसलिए बीवी को तलाक मत दो, देना जब हो तो शैतान को तलाक दो। तो इसलिए इस बात को आप सब करेंगे और हम कल तक बड़े अच्छे से अपने सेमिनार से पूरे हिंदुस्तान को, कश्मीर के अवाम को, चीन को, पाकिस्तान को और जो मुल्क को हमारे लड़वाने वाली और तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनको एक पैगाम देने के लिए आए हैं। कीमत देंगे पर मादरे वतन का इंच नहीं देंगे। हम कीमत देंगे परंतु वतन के अंदर फसाद और मोहब्बत, फसाद को और बढ़ने और मोहब्बत को खत्म होने नहीं देंगे। हम कीमत देंगे पर मोहब्बत बिखरने नहीं देंगे। हम कीमत देंगे पर एक गज मादरे वतन पराया नहीं होने देंगे। ये पैगाम हम पूरी दुनिया को, पड़ोसियों को और शैतान को देने के लिए यहाँ इकट्ठे आए हैं। इस पैगाम को अच्छे ढंग से हम देंगे, इस उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।
महामंत्री राष्ट्रवाद रामलाल जी भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के अंदर सारे हर स्टेट पे पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर रोशनी लाते हैं। मैं उससे गुजारिश करना चाहता हूँ वो हमें इस मिशन पे, जम्मू कश्मीर की मिशन पे 370 के ऊपर यहाँ पे हमें थोड़ा सा आगाह करे कि मैं उससे दावा दे सकता हूँ। हम को जोरदार तालियां दें। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 2 दिवसीय गोष्ठी में मंच पर उपस्थित माननीय श्री इंद्रेश जी, यहाँ के एक प्रसिद्ध पत्र की मुख्य संपादिका बहन समनानी जी, हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सेवेंदर मोहम्मद अफजल जी, गुलाम मोहम्मद जी, मीर नजर जी, भाई असरफी जी, उपस्थित पूरे देश भर से आए मेरे बहनों और भाई, जैसा प्रारंभ में चर्चा की कि जम्मू कश्मीर में हम सब यहां पर बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान में भी पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर एक चर्चा का विषय है। जम्मू कश्मीर की चर्चा विशेष रूप से कश्मीर घाटी में जो कुछ घटता है उसके कारण देश और दुनिया में होती है। लोग उसको अपने अपने नजरिए से देखते हैं। विभिन्न देश की वहां घटने वाली घटनाओं को अपने अपने लाभ और हानि से देखते हैं। मंगाया यार 1 किलोमीटर से लाया। और उन घटनाओं के कारण एक ऐसा वातावरण बना है कि जम्मू कश्मीर एक अशांत और असुरक्षित क्षेत्र है। लेकिन मोहम्मद अफजल जी ने एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया कि जम्मू कश्मीर अशांत और असुरक्षित नहीं, ये दरगाह और गुफाओं का प्रदेश है। और जहां दरगाह है, जहां गुफाएं हैं, वहां के लोग शांति प्रिय होंगे, वहां के लोग अशांति को पसंद नहीं करेंगे, यह हमारा विश्वास है। लेकिन चंद लोगों के कारण कश्मीर घाटी और संपूर्ण जम्मू कश्मीर प्रदेश एक अलग तरीके से चर्चा में। मैं उन बातों की भी चर्चा करूंगा, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सबको कुछ प्रमुख कार्यकर्ता भी बैठे हैं। इस गोष्ठी में कश्मीर घाटी से भी कुछ लोगों को बुलाया, यहाँ के भी कुछ लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग भी बैठे हैं। लेकिन कभी कभी किसी राष्ट्र में, किसी मजहब में, किसी समाज में कुछ व्यक्ति उभरते हैं जो इधर उधर जातीय दिशा को एक ठीक दिशा में मोड़ देने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ संगठन भी उभरते हैं जो लोगों को एक ठीक दिशा में ले जाने का प्रयत्न करते हैं। मुझे लगता है कि 2002 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से जो संगठन उभरा, अभी वो कई बार छोटा दिखता हो, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पिछले 10-11 वर्षों में सब प्रकार की आलोचनाएं, मैं एक शब्द प्रयोग करना चाहता हूं, अंदर की भी आलोचनाएं, अंदर और बाहर की आलोचनाएं, इन सबको भी सहन करते हुए
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आगे बढ़ा है और आज पूरा देशव्यापी उसका समूह बना है। इसके मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे कभी कभी किसी समाज में और राष्ट्र में अनेक तरह के समाज सुधारक हुए जो दबाव होता है अपने समाज सुधार के आधार पर, मुझे लगता है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को भी आगे भविष्य में इतिहास में उसी अर्थ में देखा जाएगा और उसी अर्थ में देखा जाएगा। या मानिए यूनिवर्सिटी की चर्चा हो, जैसे कई बार आता है कि किसी का परिचय कराओ तो सोचना पड़ता है क्या शब्द प्रयोग करूं। मेरे पूर्व वक्ता ने भी बोला, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं ये हमारे कुछ मुस्लिम युवकों को, कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों को या तो यह है कि समय के साथ ही कुछ चीज होती है कि 2002 में ही ऐलान क्यों हुआ कि हमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाना चाहिए और कैसे वो यूनिवर्सिटी के संपर्क में आए। मुझे लगता है कुछ पहले उनको इल्हाम हो गया होता और यूनिवर्सिटी भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को कहीं एक 20 साल पहले मिल गए होते तो जम्मू कश्मीर में ही पूरे देश का नजारा होता है कि ये भी समय के साथ ही कुछ चीजें करता है और इसलिए हमें भी उस समय के साथ ही उन चीजों को और लेने की जरूरत पड़ेगी। तो कल तक विशेष रूप से आप जम्मू कश्मीर सेंट्रिक विषयों की चर्चा करते हो, यहाँ की परिस्थिति, यहाँ के कानून आदि इन सब विषयों की चर्चा आप करने वाले, उन विषयों पर भी मैं कुछ प्रकाश डालने का प्रयास आप सबसे करूंगा। लेकिन एक बात आप सबके भी ध्यान में है, आज से हम एक लगभग 100 वर्ष पूर्व गए तो 100 वर्ष पूर्व इस हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई, इस हिंदुस्तान में समाज सुधार का काम, समाज सुधार का संघर्ष, इसमें कोई भेदभाव नहीं। यह जितने भी मत पंथ मजहब हैं सब मिलकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं क्योंकि किसी मजहब, किसी मत पंथ उसकी बुराई हमारे जैसे आदमी के मुंह से हो अपने को भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं किसी मजहब के संदर्भ में नहीं कह रहा, लेकिन इतना जरूर ध्यान में आता है कि अंग्रेज बहुत कुटिल थे, बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिमान थे। मैं उनकी मजहबी और बाकी बातों की चर्चा नहीं करता, लेकिन राज करने के तरीके उन पर आते थे। इसे आदि से अधिक दुनिया पर एक लंबे समय उन्होंने राज्य किया। उन्होंने देख लिया था कि हिंदुस्तान में लोग भावनाओं के आधार पर जीते, लोगों को वतन से प्रेम है और इसलिए यहाँ यदि इनमें कुछ हमने पिथर का पैदा करके इनमें कुछ फूट डाल दी तो हम ज्यादा लंबे समय राज कर सकते हैं और वो इसी नीति पर चले जिस नीति का नाम है फूट डालो और राज करो। आपस में भेद पैदा करो और भेद पैदा करके एकजुट मत हो जाए और एक लंबे समय तक राज करो। उस नीति में वो काफी कुछ सफल हुई। दुर्भाग्य से आजादी के पश्चात जो शासन आया, मैं किसी दल और सब की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन उन शासकों को भी शायद ये लगा कि राज करने का ये अच्छा शॉर्टकट, ये अच्छा तरीका है और इसलिए मिलने मत दो, एक मत होने दो। और जब भी एक होने के प्रयास किसी ने भी किए, स्वयं समाज ने किया या लोगों ने किया, तो उनमें भी दूरी पैदा करने की कोशिश की। मैं बहुत पुरानी बात की तरफ नहीं जाता, लेकिन आपातकाल के समय मुझे भी लगभग 8.5 महीने मेरठ की जेल में रहने का अवसर मिला। आपको मालूम है कि वहां सभी के लोग थे, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग थे, वामपंथी विचार की भी कुछ संगठनों के लोग थे और पूरे देश भर में जमायत इस्लामी के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था।
प्रतिबंधित किया गया। अब जेल के अंदर तो सर एक ही बैरक में थे। जेलर ने पहले अलग अलग करने की कोशिश की, बाद में मजहब के आधार पर और संगठनों के आधार पर अलग अलग करने की कोशिश की। हमने कहा भाई अंदर तो एक रहने दो, बाहर तो जो कुछ है सर है, हम साथ साथ अच्छी दोस्ती हो। मैं तो जब जिस दिन जनता पार्टी की सरकार बन गई और इंदिरा जी ने कहा कि अब इमरजेंसी समाप्त की जाती है संभवतः 22 मार्च सायंकाल और सब कैदियों को छोड़ा जाता है, तब जेल सुप्रिंटेंडेंट आए कि आपको भी रिहा किया जा रहा है, आप लोग जाइए। हमने क्योंकि बाहर लेने तो आ जाए, समाचार तो दे दें। उसमें 2 वामपंथी विचार के थे, एक जमात इस्लामी के थे और एक मैं। हम 4 लोग आखिर तक गए, बाकी सब छूट गए थे। देखो बाहर आकर के हमने कहा जो अंदर ये दोस्ती बनी है बाहर भी रहना चाहिए ना, तो हमने मिलन के कार्यक्रम किए। मैं देखता था मिलन के कार्यक्रमों में कुछ लोगों को ये होता था कि मिलन के कार्यक्रम कर रहे हैं, मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मिलकर चलने लगे तो लोग तो रास नहीं आए और कहीं ना कहीं दूध में खटाई डालने की कोशिश की लोगों ने। हिंदुस्तान में लगातार चल रहा है और जैसे मेरे पूर्व वक्ता अपने डीसी साहब ने कहा कि चाहे वो शिक्षा का अभाव ना हो, चाहे एक मजहबी बंधन उसमें कितने प्रकार से बांध दिया गया हो, तो उसमें जो अच्छे विचार, मिलने वाले विचार, सुधारात्मक विचार किसी के भी द्वारा जो जा सकते थे उनको जाने से रोकने का प्रयास किया और उसके कारण एक दूरी बढ़ी, एक बड़ी चुनौती है हिंदुस्तान में। और उस चुनौती भले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अभी उसका स्वरूप छोटा हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में वो इस चुनौती को स्वीकार करके और ये जो बीच में दीवारें खींचने की कोशिश की गई है, हम मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन दीवारें कुछ पहले से खींची हुई है तो खींच देते हैं। उन दीवारों को तोड़ करके और मिलान के बिंदु तय करके सबको मिलाने के काम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सफल होगा। सुबह अफजाल भाइयों कई लोग आए थे मिलने के लिए, मैं पूछा था कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई। बातें बताई तो मैं मन में सोच रहा था, तो उसमें एक ये भी था कि भाई एक राष्ट्रभक्त लोगों के लिए या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं के लिए, वो तो राष्ट्रभक्त है ही, उनका रोल क्या? तो मेरे मन में एक विषय आ रहा था कि आज एक सबसे बड़ा रोल यही है कि विशेष रूप से विभिन्न मजहबों में, विशेष रूप से हिंदू और मुसलमान के बीच में जो भी दीवारें खींच कर रखी है या जो लोग भी अलग अलग प्रकार की दीवारें डालने का प्रयास करते हैं, उन दीवारों को ध्वस्त करते हुए और जैसे ईद पर गले मिलते हैं, उन दीवारों को ध्वस्त करके मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सबको ऐसे गले से मिलाने का वातावरण कैसे बना पाए, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा रोल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। कार्यक्रम होंगे, अलग अलग कार्यक्रम होंगे, विभिन्न छोटी मोटी समस्याएं भी होंगी, वो समस्या जम्मू कश्मीर से लेकर और अंडमान तक कोई भी आ सकती है। उन समस्याओं के समाधान के लिए भी आप सबको प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण रोल से दिए जाता है और एक महत्वपूर्ण रोल है और चुनौतीपूर्ण, जो कि एक बड़ी संख्या ऐसी है जो मिलने नहीं देना चाहते और हम मिलाना चाहते। ऐसे समय में काम करके अपने को सफल करना ये निश्चित रूप से आसान बात नहीं है और मुझे लगता है कि हमने कुछ मिलान के बिंदु तय किए, हमने कोई ऐसे बीच के रास्ते निकाले, क्योंकि हर समाज में एक जैसी बहुत सारी बातें, एक जैसी बहुत सारी परंपरा। अभी जब पाकिस्तान में कुछ घटनाक्रम हुए, सरबजीत की हत्या, बाकी कुछ और घटनाएं हुई, तो स्वाभाविक रूप से टीवी डिबेट में पाकिस्तान के कुछ पत्रकार, पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवी, पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर्स, पाकिस्तान के डॉक्टर्स, ये भी टीवी